हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुमुद अपने पति इंद्रेश और छोटे बेटा बेटी मिंकू और बिट्टी के साथ रहती है। इंद्रेश और उसका बड़ा भाई अखिलेश दोनों एक ही घर में रहते हैं। अखिलेश एक बहुत अच्छी नौकरी पर होता है, वहीं इंद्रेश की नौकरी छूटे हुए 2 महीने हुए होते हैं और वो नई नौकरी ढूंढ रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिली होती है। कुमुद की जेठानी बेला को इंद्रेश और कुमुद का उनके साथ रहना बोझ सा लगने लगता है। एक दिन की बात है जब सास फाल्गुनी अपने ससुराल से मिले हुए गहने छोटी बहू कुमुद को दे रही होती है। ये ले छुटकन बहू, ये कुछ गहने हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मिंकू और बिट्टी के स्कूल की फीस भर देना। लेकिन सासू माँ। तभी अचानक से वहां पर जेठानी बेला आ जाती है और वो फाल्गुनी के हाथों से वो गहने छीन लेती है। वाह वाह, हाँ, बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही हो आप सासू माँ इस कुमुद महारानी को। बढ़िया है। अरे वाह, आपको अपने छोटे बेटे के बच्चों को देने के लिए सब कुछ तुरंत रेडी रहता है, और मेरे पीहू और गोलू के लिए तो आपने कभी कुछ नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है बड़की बहू, वो इंद्रेश की नौकरी नहीं है और अब मिंकू और बिट्टी के स्कूल की फीस भरनी है, तो इसीलिए छुटकन बहू और इंद्रेश बार बार अखिलेश से कैसे पैसों की मदद मांगेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे दूं। कोई जरूरत नहीं है। अरे इसका पति 2 महीनों से बिना नौकरी के बैठा है, इन्हें और इनके बच्चों को मेरा पति संभाल रहा है। ये लोग तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने बैठे आए हैं यहाँ पे। हाँ, क्या पता सच में नौकरी नहीं मिल रही है या जानबूझकर ये सारा नाटक कर रहे हैं। दीदी, आप पैसे ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? माना कि मेरे पति के पास नौकरी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और अभी हमारी मजबूरी है, इसीलिए हमें जेठ जी से मदद लेनी पड़ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप रोज सुबह सुबह से शाम तक यूं ही जहरीले ताने देती रहो हमें। तभी वहां पर इंद्रेश और अखिलेश आ जाते हैं। अरे फिर इतना ही है तो अपने पति को बोलो जल्दी से नौकरी ढूंढे, जीना दुश्वार करके रख दिया है मेरा भी और मेरे पति का भी। हाँ बेला, ये क्या बेहूदगी है? तुम कुमुद से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तुम्हारी देवरानी है और हमारे भाई की बीवी। गला मत फाड़ो, वरना मैं अभी अगर फट गई ना तो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं हूँ। हाँ, यहाँ तो किसी को कुछ बोलना ही गुनाह है। हाँ। बेला वहां से चली जाती है। बेला ऐसे ही रोजाना इंद्रेश और कुमुद को बुरा भला बोलती रहती थी, जिससे उन दोनों को बहुत दुख होता है। एक दिन जब आंगन में पीहू, गोलू और बिट्टी मिंकू खेल रहे होते हैं, तभी गोलू, पीहू, हमें भी खेलने दो ना ये फुटबॉल, हमें भी इसके साथ खेलने का बहुत मन है। हाँ गोलू, पीहू, हमें भी खेलने दो। नहीं, मम्मी ने कहा है कि तुम दोनों को कोई भी टॉयज नहीं देने हैं। हाँ, तुम दोनों जाओ यहाँ से और हम दोनों को खेलने दो। गोलू बिट्टी को धक्का मारता है और ये देखकर मिंकू को गुस्सा आता है और वो गोलू को मारने लगता है। तेरी तो गोलू के बच्चे, तूने मेरी बहन को धक्का मारा। गोलू और मिंकू दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और इस लड़ाई में गोलू को चोट लगती है। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर बेला, अखिलेश, कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी आंगन में आते हैं। अरे अरे अरे, हे भगवान, बिट्टी, गोलू, बच्चों तुम ठीक हो ना? कुमुद, देखा तुम्हारे इस मिंकू ने मेरे गोलू का क्या हाल किया है? लेकिन भाभी, पहले गोलू ने बिट्टी को धक्का दिया। और नहीं तो क्या? गोलू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम चारों मिल बांट कर खेला करो। अब बस बहुत हुआ। ये कुमुद और इंद्रेश के बच्चे भी इनके जैसे ही हैं, बिल्कुल एहसान फरामोश। हाँ? अरे तुम लोग जो रोज सुबह ब्रेड जैम, दिन में रोटी सब्जी, दूध दही सब हमारे पैसे का खाते हो ना, तुम्हें रहने के लिए छत भी मेरे पति की वजह से मिल रही है। लेकिन नहीं, अभी और नहीं, अभी इस घर का बंटवारा तो होकर रहेगा। जाओ, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। चलो फुटो। बड़ी बहू, अपनी हद में रहो, ये ठीक नहीं है।
मैं अपनी हद में नहीं रहूंगी सासू माँ। आप भी जाइए इन लोगों के साथ, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो। ये तुम क्या कह रही हो बेला? तुम बंटवारा क्यों चाहती हो? हाँ हाँ, क्योंकि ये जो मेरे महान देवर जी है ना, ये बूढ़े हो जाएंगे तब भी इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इन्हें कौन संभालेगा? हमें हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में भी सोचना है। और अखिलेश, तुम्हें अपने बच्चों की कसम, तुम इन्हें जाने से नहीं रोकोगे। हाँ। अखिलेश मजबूर हो चुका था। बेचारे कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी मिंकू और बिट्टी के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं और घर के साथ रिश्तों का भी बंटवारा हो जाता है। कुमुद और इंद्रेश अपने पास बचे हुए पैसों से एक छोटे से कमरे वाले मकान में रहने लगते हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। कुमुद पड़ोसी से 2 रोटियां और अचार मांग कर लाती है। सासू माँ, मिंकू और बिट्टी, ये लो, ये रोटी और अचार खाओ। इंद्रेश जी और मैं कुछ खा लेंगे बाद में, पड़ोस की चाची ने दिया है, बहुत अच्छी हैं वो। भगवान भला करे उसका। इंद्रेश 1 महीने तक जूते पॉलिश करके सबको संभालता है, लेकिन 1 महीने के बाद उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब अखिलेश इंद्रेश को पैसे देने जाने निकलता है, तभी बेला फर्श पर तेल गिराती है, जिससे फिसलकर अखिलेश गिर पड़ता है। खबरदार जो तुमने उन लोगों की मदद की तो। लेकिन वो लोग पराये थोड़े हैं। वहां मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, मेरे लाडले भाई इंद्रेश की बीवी, उसके बच्चे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेला? तुम्हें गोलू और पीहू की कसम है, अगर तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है तो तुम वहां नहीं जाओगे, फिर चाहे वो लोग जिए या मरे। अखिलेश मजबूर था, इसीलिए वो इंद्रेश और अपनी माँ से मिल नहीं पाता। एक दिन अचानक से अखिलेश का एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिसके बाद बेला के ऊपर मुसीबत और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अब भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत परेशानी में होती है। मैंने अखिलेश के जीते जी ही उनकी सारी जमा पूंजी अपने लालच के पीछे उड़ा दी। अब तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं क्या करूंगी? कैसे संभालूंगी अपने आप को और अपने बच्चों को? घर मालिक आकर बेला और उसके बच्चों को घर से बाहर निकालता है, क्योंकि उन्हें 1 महीने से घर का किराया नहीं दिया गया होता है। बेला अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाती है, लेकिन उसके मायके में उसकी माँ वंदना दरवाजे पर ही उसे चिल्लाती है। क्यों आई है यहाँ? अब तू निकल जा। तेरा और हमारा रिश्ता तो उसी दिन टूट चुका था जब तूने उस अखिलेश से शादी की थी और हमें भूल गई थी। हाँ। लेकिन माँ, अरे माँ मेरी बात तो सुनिए। अरे माँ। मम्मी, भूख लगी है। हाँ मम्मी। हाँ बच्चों, बस थोड़ी देर और मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हाँ। बेला अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पर बैठी होती है कि तभी वहां पर इंद्रेश और कुमुद आ जाते हैं और वो दोनों बेला, गोलू और पीहू को अपने नए घर ले जाते हैं। इंद्रेश और कुमुद का जीवन अब बहुत बदल चुका था और दोनों अब अच्छी नौकरी कर रहे थे। बेला को अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो कुमुद, इंद्रेश, सासू माँ और तो और बिट्टी और मिंकू, तुम दोनों भी। मैंने आप सभी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज किस्मत ने मुझे अपनी गलतियों की सजा दे दी। जिस आदमी के बलबूते मैं गुरूर करती रही, आज वो नहीं रहा। मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने दिया कुमुद और इंद्रेश, मुझे माफ कर दो। कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी बेला को माफ कर देते हैं। पूरा परिवार अखिलेश को बहुत याद करता है। बेला सुधर जाती है और सही से रहने लगती है और वो भी नौकरी करके अपने बच्चों को संभालती है। रिधिमा एक गरीब महिला होती है। वो एक विधवा होती है। एक हादसे में उसने अपने पति अभिमन्यु और सास कादम्बरी को खो दिया था। अब उसके घर पर उसके जेठ, जेठानी, धीरज और कुमुद उस पर खूब अत्याचार करते। ओ महारानी, चल खाना छोड़ और मेरी मालिश करने चल, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन जीजी, मैंने तो अभी खाना शुरू भी नहीं किया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाने दे दीजिए ना जीजी। 2 दिन बाद जाकर तो मुझे रोटी मिली है। 2 दिन से तो आपकी सजा का पालन ही कर रही हूँ ना। ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना कहा है ना तुझसे उतना ही कर, समझी तू? ठीक है जीजी।
रिधिमा बेचारी अपने खाने की थाली नीचे रख देती है और उठकर कुमुद के पैरों की मालिश करने लग जाती है। एक दिन कुमुद और धीरज से मिलने उनके घर पर धीरज का बॉस आता है, जिसका नाम तारक होता है। रिधिमा उनके लिए बहुत स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनाती है, जो खाकर तारक बहुत खुश हो जाता है और वो रिधिमा की बहुत तारीफ करता है। क्या बात है धीरज और कुमुद, तुम्हारे घर की नौकरानी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। मजा ही आ गया सच में। ये लिट्टी चोखा नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। ओ सर, ये जो लिट्टी चोखा है ये इस नौकरानी ने नहीं, मैंने बनाया है। अरे वाह, फिर तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है। सुपर। रिधिमा के बनाए हुए लजीज लिट्टी चोखे का श्रेय कुमुद ले जाती है। उन्होंने तो बॉस को रिधिमा उनकी नौकरानी है ये बताया होता है, जबकि वो कुमुद की देवरानी होती है। दिन बीतते जाते हैं और कुमुद बेचारी रिधिमा से बहुत काम करवाती है, लेकिन खाना नहीं देती, जिससे दुखी और परेशान आकर एक दिन रिधिमा उनका घर छोड़कर चली जाती है। अब वो दूसरे लोगों के घर पर काम करने लगती है। वो पैसे कमाकर एक किराए के मकान में रहने लगती है। एक दिन उसके घर पर उसकी पड़ोसन बीना आकर उसके बनाए हुए लिट्टी चोखा को चखती है और कहती है, ओए होए 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 होए, वाह वाह रिधिमा बहन, तुम्हारे हाथ के लिट्टी चोखे का तो सच में कोई जवाब नहीं। धन्यवाद बीना बहन जी। रिधिमा बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपना एक ठेला लगा लो। यूं घर के काम करने से अच्छा तो यही है कि तुम चौक पर ठेला लगाओ और लिट्टी चोखा बेचकर ढेरों पैसे कमाओ। हाँ, लेकिन मेरे हाथ के लिट्टी चोखा को लोग पसंद तो करेंगे ना? मेरा मतलब। ओफो, तुम भी ना बहुत सोचती हो। तुम हिम्मत रखो और फिर देखना सभी को तुम्हारे हाथ का बना लिट्टी चोखा कितना पसंद आता है। रिधिमा पड़ोसन की बात मानती है और वो गांव के बाजार में जाकर एक ठेला खरीदती है और कुछ बर्तन भी खरीदती है। वो अगली सुबह से चौक पर लिट्टी चोखा बेचने लगती है। लिट्टी चोखा ले लो, लिट्टी चोखा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट लिट्टी चोखा ले लो, ले लो, लिट्टी चोखा ले लो। एक बार तो खा के देखना ही होगा, ऐसा लिट्टी चोखा पहले कभी नहीं खाया होगा। तभी ठेले के पहले दिन ही रिधिमा के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लंबी कतार लग जाती है और सभी को उसके हाथ का लिट्टी चोखा बहुत पसंद आता है। अरे गजब, एकदम मजेदार बना है ये लिट्टी चोखा। ऊपर से सरसों की चटनी के साथ तो इसे खाने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मेरी नानी मासी इस तरह का लिट्टी चोखा बनाया करती थी। आज इस लिट्टी चोखा को खाकर उनकी याद आ गई। इस लिट्टी को हम घी में डुबा डुबा कर मजे से खाते थे। नानी माँ घर में ही घी बनाया करती थी। रिधिमा का लिट्टी चोखा ठेला बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसके ठेले पर लिट्टी चोखा खाने के लिए टोकन्स लेकर खड़े रहते। रिधिमा लिट्टी चोखा वाली पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। जब ये सब कुमुद और धीरज को पता चलता है, तब उन दोनों को बहुत जलन महसूस होती है। बहुत तरक्की कर रही है ना ये बिल्लो रानी, इसे तो मजा चखाना ही होगा। हाँ कुमुद, कुछ ऐसा सोचो जिससे उस बेवकूफ रिधिमा का लिट्टी चोखा ठेला ही उसे ले डूबे। क्रूर कुमुद और धीरज बेचारे रिधिमा के लिट्टी चोखा की सामग्री में हानिकारक पाउडर की मिलावट करते हैं और चुपके से वहां से भाग जाते हैं। जब ग्राहक उस लिट्टी चोखा को खाते हैं, तभी वो सब बीमार होने लगते हैं। सभी गांववासी आकर रिधिमा के ठेले को तोड़ने लगते हैं। ये आप सब क्या कर रहे हैं? मेरा ठेला मत तोड़िए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। अरे बेशरम औरत, तेरे हाथ का बना लिट्टी चोखा खाकर मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हुई है कि मैं क्या बताऊं। तेरा मकसद ही था कि तू सभी गांव वालों की जान लेगी, इसीलिए तूने अपने लिट्टी चोखा में मिलावट की। मिलावट? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कोई मिलावट नहीं की। उल्टा मैं तो सभी की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिट्टी चोखा बनाती हूँ, साफ और शुद्ध तरीके से। हर चोर अपनी चोरी पकड़ी जाने पर अचानक से एक्टर बनी जाता है। चल चल, ज्यादा एक्टिंग मत कर अभी और इस गांव से निकल जा। अगर तू इस गांव में दोबारा दिखाई दी तो तेरे वो हाल करेंगे जो तूने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचे होंगे। सभी गांव वाले मिलकर रिधिमा को वहां से निकाल देते हैं। बेचारी रिधिमा को ना चाहते हुए भी अपना सामान लेकर उस गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। ये सब देखकर धीरज और कुमुद को बहुत खुशी होने लगती है।
वो दोनों तो उस रात अपने घर पर बाहर का खाना मंगवा कर पार्टी करते हैं। वहीं बेचारी रिधिमा भटकते भटकते दूसरे गांव के जंगल में पहुंच जाती है और थक जाने के बाद वो वहीं पर रुक जाती है। लगता है मेरा यहीं पर रहना सही रहेगा। हे ईश्वर, आप तो जानते ही हो कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे? ऐसा भी क्या गलत किया है मैंने किसी का, जो हर दुख दर्द मेरे दामन में ही आता है? रिधिमा बहुत दुखी थी। वो जंगल में ही रहती और वहीं पर एक पेड़ पर घर बनाती है और तभी उसे ख्याल आता है कि वो अब उसी पेड़ पर बने घर में रहकर वहां अपना ढाबा खोलेगी। बस बहुत हो गया, मैं अब अपना गुजारा करने के लिए अपना लिट्टी चोखा ढाबा खोलूंगी। इसी ट्री हाउस में मैं लिट्टी चोखा भी बेचूंगी और तो और यहीं पर रहूंगी भी। रिधिमा उसी ट्री हाउस पर और भी कई सारे घर बना लेती है जिनमें वो अपने ग्राहकों को लिट्टी चोखा परोसती है। इस तरह ग्राहक रिधिमा के लिट्टी चोखा ट्री हाउस ढाबे में आकर बड़ी ही खुशी से उसके हाथ का बना लिट्टी चोखा खाते हैं। ये सारे ग्राहक दूसरे गांव के होते हैं, इसीलिए वो सब इस बात से अनजान थे कि रिधिमा को उसके गांव से निकाल दिया गया है। ये लीजिए आपका 2 प्लेट लिट्टी चोखा ठंडी ठंडी दही के साथ। लोग उस जंगल में कैंपिंग करने और पिकनिक मनाते हैं। तभी वो रिधिमा के हाथ का बना लिट्टी चोखा खाते हैं और उस ट्री हाउस ढाबे में बैठकर वातावरण के साथ साथ अपना जीवन का कुछ अच्छा पल बिताते हैं। एक दिन रिधिमा की पड़ोसन बीना उसके घर का सारा सामान इकट्ठा करके उसके जेठ जेठानी धीरज और कुमुद के पास जाती है और उन्हें वो सामान लौटा देती है। हमें नहीं पता कि वो गांव में सबकी जान के साथ खेलकर अब कहाँ गई है अपना मुंह छुपाने। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। खैर, ये उसके घर के कुछ सामान पड़े थे, ये आप रख लीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसे ही बीना वहां से जाती है, धीरज और कुमुद आपस में बात करते हैं। सच में बहुत बुरी तरह फंसाया है हमने उसे। किसी को पता भी नहीं कि मिलावट उसने नहीं बल्कि हमने की थी, जिसकी सजा बेचारी अब खुद भुगत रही है। बीना ये देखकर हैरान रह जाती है और वो तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में कुमुद और धीरज की कंप्लेन करती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें मार मार कर उनसे उनका गुनाह कबूल करवा ही लेती है। बीना के इस कदम के कारण रिधिमा की खोई हुई इज्जत उसे फिर से मिल जाती है और सभी गांव वाले उससे माफी मांगते हैं। धन्यवाद बीना बहन, अगर आज आप नहीं होती तो न जाने ये सब कुछ हो भी पाता या नहीं, मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल भी पाती या नहीं। आपका सच में लाख लाख धन्यवाद। जीजी और भाई साहब ने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। छोड़ो ना उन सब बातों को, अब तुम एक नई शुरुआत करो रिधिमा और फिर से अपने लिट्टी चोखा को बेचना शुरू कर दो। हाँ बहन जी। रिधिमा फिर से अपना लिट्टी चोखा ठेला शुरू करती है और ढेर सारे पैसे कमाती है और पैसे कमाकर आगे जाकर वो एक बड़ा ढाबा खोलती है। लिट्टी चोखा बेचकर वो खूब तरक्की करती है और बहुत नाम भी कमाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।